ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसकी तकदीर ने उसे जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया था। बहुत समय पहले की बात है। शिवपुरी नामक एक गांव था। उस गांव में रतन अपने माता पिता के साथ रहता था। रतन के पिता मजदूर थे। रतन अपने माता पिता के साथ बहुत खुश रहता था। एक दिन की बात है। रतन के पिता जब खेतों से काम करके वापस आ रहे थे तो एक सांप ने रतन के पिता को डस लिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पिताजी, पिताजी उठिए ना। पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। हम किसके भरोसे रहेंगे? बेटा, तेरे पिताजी अब कभी नहीं उठेंगे। माँ, हम पिताजी के बिना कैसे जिएंगे? मैं हूं ना बेटा, तेरे पिताजी तुझे मेरे भरोसे छोड़कर गए हैं। गांव वालों के साथ रतन ने मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। अब रतन की माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लगी। रोज शाम को रतन की माँ वापस आती और रतन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता। आज शाम हो गई थी। रतन अपनी माँ का इंतजार कर ही रहा था कि तभी रतन की माँ आ गई और रतन बोला, माँ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें देर हो जाती है तो मैं घबरा जाता हूँ। आखिर तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन दुनिया में? अरे बेटा, आज मेरी पगार मिली थी ना, तो मैं तेरे लिए ये किताबें और बस्ता खरीदने गई थी। मैंने तेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया है। ये किताब और बस्ता ले और कल से स्कूल जाना। बस यही सब खरीदने में मुझे देरी हो गई। और हाँ, घबराने की क्या बात है? तेरी माँ तेरे पास ही आएगी ना। मेरा भी तो तेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं है बेटा। रतन को पढ़ने का बहुत शौक था। वो किताबें और बस्ता देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी माँ से बोला, अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं कल से रोज स्कूल जाऊंगा और तुम देखना, मैं पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। उसके बाद रतन की माँ ने खाना बनाया। दोनों ने साथ में खाना खाया और आराम करने लगे। अगले दिन रतन की माँ ने रतन को स्कूल छोड़ा और अपने काम पर चली गई। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। रतन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो बहुत बुद्धिमान था। रतन के स्कूल टीचर भी रतन की पढ़ाई से बहुत खुश थे। रतन के पिताजी को दुनिया से गए अब पूरा 1 साल हो गया था। एक दिन की बात है। रतन की माँ तेज धूप में काम करके आ रही थी। तभी वो अचानक बेहोश होकर गिर गई। कुछ गांव वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया, लेकिन वो हार्ट अटैक आने के कारण मर गई। रतन बहुत रोया। नहीं, नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। पिताजी तो पहले ही चले गए हैं। मेरा तो तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। माँ, तुम चली जाओगी तो मैं किसके भरोसे रहूंगा? मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ। भोलू काका ने रतन को दिलासा देते हुए कहा, सब अपनी अपनी किस्मत है बेटा। तेरी किस्मत में बिना माँ बाप के रहना ही लिखा है, तो तुझे रहना ही पड़ेगा। सभी गांव वालों ने मिलकर रतन की माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद कुछ समय तो गांव वाले रतन को खाना देते रहे। फिर सभी ने रतन को खाना देना छोड़ दिया। 2 दिन हो चुके थे। रतन को भूख लगी थी। रतन कई लोगों के पास गया और उसने खाना मांगा, लेकिन किसी ने उसे खाना नहीं दिया। अब रतन को बहुत जोर से भूख लगी। रतन मन ही मन सोचने लगा, क्या करूं? मुझे बहुत भूख लगी है और कोई मुझे खाना भी नहीं दे रहा है। ऐसा करता हूं कि किसी मंदिर की सीढ़ियों पर चलता हूं। मुझे वहां शायद कुछ खाने को मिल जाए। अब रतन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा। उसने बहुत सारे लोगों को वहां पर भीख मांगते देखा, तो रतन भी वहीं बैठकर भीख मांगने लगा। बाबूजी, बाबूजी, कुछ खाने को दे दो बाबूजी, भूख लगी है।
₹2 दे दो बाबूजी। ए बाबूजी, ₹2 दे दो बाबूजी, भूख लगी है बाबूजी। अब आते जाते लोग कभी रतन को खाना दे दिया करते तो कभी पैसे दे देते। अब रतन सारा दिन गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता और भीख मांगता। ऐसे ही समय बीतने लगा और रतन बड़ा होने लगा। काफी समय बीत गया। रतन अब जवान हो गया था, लेकिन उसे भीख मांगने की आदत पड़ गई थी। इसलिए कभी उसने कोई काम करने की सोचा ही नहीं। बस वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगता। ए बाबूजी, खाने को दे दो। ₹5 दे दो बाबूजी, ₹5। एक दिन की बात है। उस मंदिर का पुजारी रतन के पास आया और बोला, अरे ओ रतन, शर्म नहीं आती तुझे भीख मांगते हुए? अब तो तू जवान हो गया है। जब तू बच्चा था तो मैं भी तुझे कुछ नहीं कहता था, लेकिन अब तू बड़ा हो गया है, तुझे कुछ काम धंधा करना चाहिए। जब देखो सारा दिन यहाँ बैठकर भीख मांगता रहता है। चल जा यहाँ से। आज के बाद मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर दिखाई नहीं देना। कुछ काम धंधा कर, चल जा यहाँ से। इस तरह पुजारी रतन को डांटकर वहां से भगा देता है। अब रतन गांव में आ जाता है और गांव में भीख मांगना शुरू कर देता है। बाबूजी, बाबूजी, कुछ खाने को दे दो। ए बाबूजी, ₹5 दे दो भैया। भगवान के नाम पर दे दो भैया, भगवान के नाम पर। आते जाते लोगों में से कुछ लोगों को रतन पर दया आ जाती है और वो उसे कुछ पैसे और खाने का सामान दे देते हैं। कुछ लोगों को रतन पर गुस्सा आता है तो वो उसे झिड़क देते हैं। अरे भिखारी कहीं का, जवान होकर भीख मांगता है, तुझे शर्म नहीं आती? कुछ काम धंधा कर, चल जा यहाँ से। मेरे पास तुझे देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। आ जाते हैं कहां कहां से भीख मांगने। रतन को ये सब कुछ झेलने की आदत पड़ चुकी थी, इसीलिए वो किसी बात की परवाह नहीं करता था और गांव-गांव में घूमकर भीख मांगता था। एक दिन की बात है। कुछ गांव वाले रतन की शिकायत लेकर मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया जी, मुझे लगता है कि रतन का अब हमारे गांव में रहना ठीक नहीं है, लेकिन जवान होने के बाद भी वो भीख मांगता है। इसका हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा भला? हाँ मुखिया जी, भीमा सही कहता है। आपको रतन को इस गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। वैसे तो सच्चाई ये है कि हमने बचपन से ही रतन का साथ नहीं दिया, इसीलिए उसे भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा और अब भीख मांगते मांगते उसकी भीख मांगने की आदत हो गई है। इसीलिए वो कुछ और करना ही नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसे सुधारने के लिए ही सही मुझे उसे इस गांव से बाहर निकालना ही होगा। उसके बाद मुखिया ने रतन को बुलाया और बोला, देखो रतन, तुम्हें ये अपनी भीख मांगने की आदत छोड़नी होगी और कुछ काम धंधा करना होगा। मुखिया जी, मुझे तो कोई काम धंधा नहीं आता। मुझे तो बस एक ही काम आता है, भीख मांगना, और वो मैं मांगता हूँ। रतन, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो तुम एक बात कान खोलकर सुन लो। अब तुम हमारे गांव में रहकर भीख नहीं मांग सकते। निकल जाओ हमारे गांव से। तुम्हें जहां जाना है तुम वहां जाओ। ठीक है मुखिया जी, मुझे तो भीख ही मांगना है। क्या फर्क पड़ता है, इस गांव में मांगूं या किसी और गांव में? मैं चला जाता हूँ। अब रतन गांव छोड़ देता है और पड़ोस के दूसरे गांव में चला जाता है और वहां पर भीख मांगना शुरू कर देता है। बाबूजी, भगवान के नाम पर दे दो बाबूजी। ए बाबूजी, भगवान के नाम पर दे दो। ₹10 दे दो बाबूजी। कुछ खाने को दे दो बाबूजी। माँ जी, कुछ पैसे दे दो माँ जी। भगवान आपके पति को अच्छा रखे। माँ जी, ₹10 दे दो माँ जी। ऐसे ही रतन उस गांव में भी घूम घूम कर भीख मांगने लगता है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। एक दिन रतन गांव के चौराहे पर भीख मांग रहा था। तभी कार से एक आदमी अपनी बेटी के साथ उतरा और सड़क किनारे आइसक्रीम खाने लगा। रतन उसके पास पहुंचा और
और बोला, बाबूजी 10 रुपए दे दो बाबूजी, भगवान के नाम पर दे दो बाबूजी। आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और गुस्सा होते हुए बोला, शर्म नहीं आती जवान होकर भीख मांगते हुए? चलो जाओ यहां से। रतन वहां से जाने लगा। तभी सामने से एक गुब्बारे वाला आ रहा था। उस आदमी की बेटी दौड़कर गुब्बारे वाले के पास जाने लगी। तभी सामने से एक कार आ रही थी। इससे पहले कि उस आदमी की बेटी कार से टकरा जाती, रतन ने उसे खींचकर बचा लिया। आदमी ने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया और बोला, बेटी तू ठीक तो है ना? तुझे चोट तो नहीं आई? नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद आदमी ने बड़े प्यार से रतन की तरफ देखा और बोला, मेरा नाम कमलेश है, ये मेरी बेटी है। तुमने इसे बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूँ। ऐसा करो कि तुम मेरे साथ मेरी फैक्ट्री चलो। मैं तुम्हें वहाँ पर अच्छा काम दूंगा और उसकी अच्छी खासी तनख्वाह भी दूंगा। रतन ने हाँ कर दी और कमलेश के साथ वो उसकी फैक्ट्री पर चला गया। कमलेश उसे अपनी फैक्ट्री ले गया। रतन ने देखा कि कमलेश की फैक्ट्री बहुत बड़ी थी और उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। कमलेश की फैक्ट्री में सीमेंट का काम होता था। सीमेंट बनती थी और बिकती थी। कमलेश रतन से बोला, रतन ये देखो, ये रही मेरी फैक्ट्री। देखो सभी मजदूर कैसे काम कर रहे हैं। तुम्हें भी ऐसे ही काम करना है और मैं तुम्हें महीने के पूरे 10,000 दूंगा, जैसे मैं इन सभी मजदूरों को देता हूँ। साहब मैंने तो बचपन से आज तक कभी कोई काम किया ही नहीं। पता नहीं मुझसे ये काम बनेगा या नहीं। भीख मांगना मुझे बहुत आसान लगता है। मेरे लिए तो वही काम अच्छा है। ये सब तो आप रहने दीजिए। मैं तो भीख मांगकर ही अपना गुजारा चला लूंगा। ऐसा कहकर रतन जाने लगा। कमलेश ने उसे रोका और बोला, देखो रतन, भीख मांगने में कभी कोई इज्जत नहीं मिलती। तुम हमेशा भिखारी के भिखारी ही रहोगे और कोई लड़की तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। तुमने कभी कोई काम नहीं किया, इसीलिए तुम्हें यह काम इतना कठिन लग रहा है। अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि 1 महीना तुम ये काम करके देखो। अगर तब भी ऐसा लगेगा कि भीख मांगना ज्यादा आसान है तो तुम फिर से भीख मांगने लग जाना। लेकिन मेरे कहने पर इस काम को 1 महीना दो। मुझे विश्वास है कि जब तुम मेहनत से कमाने लगोगे तो तुम्हें भीख मांगना खुद ब खुद अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है साहब, अगर आपकी यही मर्जी है तो मुझे मंजूर है। अब रतन फैक्ट्री में काम करने लगा। वो कभी सीमेंट की बोरियां उठाता तो कभी सीमेंट को पैक करता। दूसरे मजदूर रतन को देखकर उसका मजाक उड़ाते। देख रहे हो रविदास, अब भिखारी भी काम करने लगे हैं। अरे भैया, भिखारी काम नहीं करने लगे हैं। मालिक ने एक भिखारी से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली है। जिसे भीख मांगने की आदत पड़ जाए ना, फिर उसे काम अच्छा नहीं लगता। तुम देखना, ये कुछ ही दिनों में ये काम छोड़कर भाग जाएगा। हाँ भैया, तुम सही कहते हो। अब मालिक को कौन समझाए कि जिसे आसानी से खाने की आदत पड़ जाती है वो कमा के नहीं खा सकता। रतन को ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने काम में लगा रहा और शाम को बहुत थक गया। रतन अपने मन में सोचने लगा, ये काम तो बड़ा ही मुश्किल है। मुझे तो भीख मांगना ही ज्यादा आसान लगता है, लेकिन अब क्या करूं? 1 महीने तो मुझे करना ही पड़ेगा। बस उसके बाद मैं ये काम छोड़कर चला ही जाऊंगा। शाम को कमलेश अपनी फैक्ट्री आता है तो देखता है कि सभी मजदूर चले गए और रतन वहीं बैठा है। कमलेश रतन से बोला, तो बताओ रतन, तुम्हें आज काम करके कैसा लगा? ओह मालिक, मैं तो बहुत थक गया। ये काम तो बड़ी मेहनत का काम है। मुझे तो अपना पुराना काम ही पसंद आता है। अच्छा ठीक है, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही जल्दी ये सवाल पूछ लिया। अच्छा ऐसा करो कि मेरी फैक्ट्री के पीछे एक कमरा खाली है,
तुम वहां रह लो, और ये लो तुम्हारे खाने के लिए खाना लाया हूँ। 1 महीने का खाना तुम्हें मैं दूंगा। उसके बाद जब तुम्हें तुम्हारी पगार मिल जाएगी तो तुम अपनी पगार से अपना राशन लाना और अपना खाना बनाकर खाना। रतन की आंखों में खाना देखकर आंसू आ गए और वो मन ही मन में सोचने लगा। यही वो खाना है जिसकी वजह से मैं भिखारी बना। जैसे साहब ने आज मुझे खाना लाकर दिया है, वैसे ही अगर मेरे गांव वाले मुझे खाना दे देते और काम दे देते तो शायद मैं कभी भिखारी नहीं बनता। क्या सोच रहे हो रतन? कुछ नहीं मालिक, सोच रहा था कि आप जैसे अच्छे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। रतन ने खाना ले लिया। वो पीछे वाले रूम में रहने लगा और रोज रोज फैक्ट्री में काम करने लगा। धीरे धीरे रतन को फैक्ट्री का काम करने में मजा आने लगा था। सभी मजदूर थोड़ा आराम कर लेते, लेकिन रतन बड़ी ही मेहनत से काम करने लग रहा था। वो हर दिन अपने हिस्से से ज्यादा ही काम किया करता। अब पूरे 1 महीने बीत गए थे। आज कमलेश ने रतन को उसकी पगार दी और बोला, ये लो रतन, ये तुम्हारी 1 महीने की पूरी पगार। वादे के मुताबिक आज तुम ये तय कर सकते हो कि तुम्हें फैक्ट्री में काम करना है या फिर वापस से भीख मांगना है। तो बताओ कि तुम्हें क्या करना है। साहब, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अब मुझे एहसास हो गया है कि भीख मांगना अच्छी बात नहीं है और काम करने में जो मजा है, जो खुददारी है, वो कभी भीख मांगने में नहीं हो सकती। मैं आपके पास ही काम करूंगा साहब। तो ठीक है रतन, वादे के मुताबिक अब तुम अपना राशन खरीद कर खुद खाना बनाकर खाना। रतन अब उसी कमरे में रहता और अपना राशन अपने पैसों से खरीदता और खाना बनाकर खाता। ये सब करते हुए रतन को बहुत ही खुशी का एहसास हो रहा था, लेकिन वो बहुत मेहनत से लगातार काम करता जा रहा था। अब रतन को काम करते हुए कुछ महीने बीत गए। रतन दूसरे मजदूरों की अपेक्षा बहुत बुद्धिमान था। उसे फैक्ट्री का काम करना अच्छी तरह से समझ में आने लगा था। कई बार तो कमलेश को वो सलाह भी दिया करता। एक दिन की बात है, कमलेश रतन के पास आया और बोला, रतन, मैं ये कहना चाह रहा था कि तुमने बहुत कम समय में फैक्ट्री का काम बहुत अच्छी तरह सीख लिया है। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मजदूरी करनी चाहिए मेरी फैक्ट्री में, बल्कि आज से तुम इन सभी मजदूरों के सुपरवाइजर के रूप में काम करोगे। रतन कमलेश की ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया, लेकिन फैक्ट्री का काम कर रहे कुछ मजदूर इस बात से खुश हुए तो कुछ मजदूरों को इस बात से बहुत जलन हुई। भानु सभी मजदूरों से बोला, देख रहे हो भाइयों, हम इतने समय से मालिक के पास काम कर रहे हैं, लेकिन हम में से किसी को मालिक ने सुपरवाइजर नहीं बनाया, और वो 4 दिन का आया हुआ भिखारी, उसे मालिक ने सुपरवाइजर बना दिया। ये तो सरासर गलत है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भानु, हमें तो मालिक के खिलाफ बगावत करनी चाहिए इस बात को लेकर। सभी मजदूर ये बात सुन रहे थे। तभी उनमें से एक मजदूर बोला, अरे भाई, अगर वो तरक्की कर रहा है तो तुम लोग क्यों जल रहे हो? उसके अंदर उतनी बुद्धि है, वो उतनी मेहनत करता है, मालिक को उसमें कुछ खास दिखाई दिया होगा, तभी तो मालिक ने उसे सुपरवाइजर बनाया है। तुम लोग इतना परेशान मत हो, चलो चलो अपने अपने काम में लग जाओ, वरना मालिक आ गए ना तो इस काम से भी हाथ धोना पड़ेगा। फिर बैठे रहना हाथ पे हाथ धरे। सभी लोग अपने काम में लग गए। ऐसे ही समय बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद, यार रविदास, मुझसे तो ये भिखारी एक आंख भी नहीं सुहाता है, और ये हमारा टीम लीडर बन बैठा। इसका कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। हाँ यार भानु, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन हम इसका कर भी क्या सकते हैं? आधे से ज्यादा मजदूर तो उसकी साइड में हैं। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ऐसा करते हैं कि उस पर चुपचाप से चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। हाँ, पर हम ये करेंगे कैसे? कहीं पकड़े गए तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे पास पूरा प्लान तैयार है। तू काने धर ला, मैं तुझे बताता हूँ। भानु ने अपने पूरे प्लान के बारे में रविदास को बताया।
अगले दिन रविदास चुपचाप से तिजोरी की चाबी चुराकर कुछ पैसे निकाल लेता है और फिर चुपचाप से रतन के कमरे में जाकर वो पैसे रतन के तकिए के नीचे रख देता है और वापस आ जाता है। उसके बाद जब कमलेश आता है तो भानु कमलेश के पास जाता है और कहता है, मालिक, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ भानु, बताओ क्या बात है। मालिक, आप रतन पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं। रतन चोर है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो भानु? मालिक, मैंने अपनी आंखों से उसे चोरी करते हुए देखा है, और अगर आपको अभी भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो उसके कमरे की तलाश कीजिए। आपको चुराए हुए पैसे उसके कमरे से जरूर मिलेंगे। कमलेश रतन के कमरे की तलाशी लेता है और उसके तकिए के नीचे से उसे बहुत सारे पैसों की गड्डियां मिलती है। कमलेश को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो रतन के पास जाता है और कहता है, ये क्या है रतन? तुमने इन पैसों की चोरी की थी? मैंने तुम पर कितना भरोसा किया, तुम्हें सड़क से उठाकर कहां पहुंचा दिया, लेकिन तुम रहे वही के वही 2 कौड़ी के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे चोरी करने की? रतन ये देखकर बहुत घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये पैसे मेरे कमरे में कैसे आए, मुझे कुछ नहीं पता। रतन ने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन कमलेश ने उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं किया और उसे अपनी फैक्ट्री से निकाल दिया। दूसरी तरफ भानु और रविदास बहुत खुश हुए। अब रतन वापस अपनी झोपड़ी में आ गया। सोचने लगा, मालिक ने तो जबरदस्ती मुझे काम से निकाल दिया। मैंने तो कोई चोरी भी नहीं की है। मैं जानता हूँ कि ये काम जरूर भानु और रविदास का है, लेकिन उनके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं वापस भीख मांगूं? नहीं नहीं, अब मैं भीख नहीं मांग सकता। पर मैं आखिर करूं भी क्या? कोई और तो मुझे नौकरी भी नहीं देगा। मैंने सोच लिया है कि मैं भी सीमेंट का ही काम शुरू करूंगा। यही सही रहेगा। मालिक द्वारा दिए गए पगार में से मैंने जो पैसे इकट्ठा करके रखे हैं, मैं उन्हीं से काम शुरू करूंगा और अपनी इसी झोपड़ी में काम करूंगा। ऐसा कहकर रतन सीमेंट का काम अपनी झोपड़ी में ही शुरू करता है। धीरे धीरे करके रतन अपने काम को बढ़ाता जा रहा था। उसने आसपास के व्यापारियों से संपर्क किया और उन्हें अपना माल देना शुरू कर दिया। जल्दी ही वो सस्ते दामों पर माल देने की वजह से मशहूर हो गया और लोग रतन को जानने लगे। रतन का व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। दूसरी तरफ एक दिन कमलेश जब फैक्ट्री आया तो उसने भानु और रविदास को बातें करते सुना। कमलेश को उनकी बातों पर थोड़ा शक हुआ और वो छुपकर सुनने लगा। अरे रविदास, तूने सुना? रतन अब फिर से बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। हाँ भानु, मैंने सुना। हम तो सोच रहे थे कि हम उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसको यहाँ से निकलवा देंगे तो वो फिर से भिखारी बन जाएगा, लेकिन उसने तो अपना खुद का काम शुरू कर लिया और उसका काम तो बढ़ता भी जा रहा है। ये बात तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। हाँ रविदास, मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। कमलेश ने सारी बातें सुनी तो वो सामने आकर गुस्सा होते हुए बोला, अच्छा, तो ये तुम लोगों की हरकत थी जो तुम लोगों ने रतन पर चोरी का इल्जाम लगाया और मैं ही बेवकूफ बन गया जो तुम लोगों की बातों में आ गया। मन तो कर रहा है कि तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन सालों से तुम लोगों ने मेरे यहाँ काम किया है, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अब तुम लोग मेरी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। निकल जाओ यहाँ से और कभी भी पलटकर वापस मत आना। कमलेश ने रविदास और भानु को तो काम से निकाल दिया, परंतु वो बहुत शर्मिंदा था, इसीलिए वो रतन के घर पहुंचा और रतन से बोला, रतन, मुझे माफ कर दो। मैंने भानु और रविदास के बहकावे में आकर तुम पर शक किया, लेकिन मैंने उन दोनों को बातें करते हुए सुन लिया कि तुम पर चोरी का इल्जाम उन्हीं लोगों ने लगाया है।
मैंने उन्हें फैक्ट्री से निकाल दिया है। अब तुम मेरी फैक्ट्री वापस ज्वाइन कर लो। साहब, मेरे दिल पर हमेशा ही बोझ था कि आप मुझे चोर समझते हैं, लेकिन अब मुझे जीवन भर इस बात का सुकून रहेगा कि आप सच जानते हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ आप ही की बदौलत हूँ, परंतु अब मैं वापस नहीं जा सकूंगा क्योंकि मैंने अपना खुद का काम चालू कर लिया है। पर आपको जीवन में जब भी मेरी मदद की आवश्यकता होगी, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा और जीवन भर आपका एहसानमंद रहूंगा। और फिर कमलेश चला गया और हमेशा वो लोग दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ बिजनेस करते रहे और दोस्तों की तरह एक दूसरे के काम आते रहे।